अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा सबसे पहले आप लोग ज़रा मुझे चैट बॉक्स में ये बता दें कि आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है सही? ठीक है, शाबाश, ठीक है, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। ठीक है बेटा, थैंक यू। ठीक है, अच्छा हम क्लास स्टार्ट करने लगे तो मैं आप लोगों को वेलकम करता हूं कि आप लोग माशाल्लाह फर्स्ट ईयर में आ गए, कॉलेज में आ। और ये हमारा जो सेक्शन है ये फर्स्ट ईयर हमारा बॉयज़ का पहला सेक्शन होता है जिसको हम फर्स्ट ईयर B1 कहते हैं। और जो सेशन है आपका वो 2020-21 है, मतलब 2020 में आप माशाल्लाह फर्स्ट ईयर में आए हैं और अगले साल आप 2021 में एग्ज़ाम देंगे इंशाल्लाह बोर्ड का फर्स्ट ईयर का। अच्छा, मेरा नाम शफ़कत है और मैं कैरियर में फ़िज़िक्स डिपार्टमेंट को हेड करता हूँ, हेड ऑफ़ फ़िज़िक्स डिपार्टमेंट हूँ। और प्रोफेशनली मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, मैंने NID यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की हुई है और पिछले बहुत सारे सालों से मैं यहाँ पे पढ़ाता हूँ। और फर्स्ट ईयर का जो बॉयज़ का पहला सेक्शन होता है इसमें मैं फ़िज़िक्स लेता हूँ, तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को फ़िज़िक्स पढ़ाऊँगा। ठीक है, ये मेरा इंट्रोडक्शन है। बाकी इंशाल्लाह जब फिज़िकल क्लासेस होंगी और आप लोग मुझे क्लास में मिलेंगे तो मैं आप लोगों से भी इंट्रोडक्शन लूँगा, लेकिन अभी तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो अभी हम क्लास स्टार्ट करते हैं। अब तरीका ये होगा, आप लोग मेरी बात सुनेंगे कि मैं आपको जो भी स्लाइड्स आगे दिखाऊंगा, हर स्लाइड में जो कुछ मैं समझाऊंगा आपको, तो पहले आप बिल्कुल भी लिखेंगे नहीं। मैं आपको पहले एक्सप्लेन करूंगा, पहले आपको समझाऊंगा, उसके बाद मैं आपको लिखने का पूरा टाइम दूंगा, तो आप फिर उसको नोट करेंगे। ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको अभी यहाँ पे जो फर्स्ट स्लाइड इसके बाद दिखाऊंगा उसमें पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ, जरा देखें आप। ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि जो फर्स्ट ईयर फिजिक्स है इसकी कोर्स आउटलाइन। ठीक है जी। तो फर्स्ट ईयर फिजिक्स की जो कोर्स आउटलाइन है वो ये कि फर्स्ट ईयर फिजिक्स में आपको ये 10 चैप्टर्स पढ़ने। इस स्लाइड में जो कुछ भी लिखा है ये आपको नोट नहीं करना, यह मैंने आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन दी है कि आपकी जो फर्स्ट ईयर फिजिक्स है उसमें 10 चैप्टर्स होते हैं। बज़ाहिर तो आपको ऐसा फील होगा कि भाई ये मैट्रिक से कम है, मैट्रिक में तो आप 18 या 19 पता नहीं कितने चैप्टर्स पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ 10 है। लेकिन रीज़न ये है कि मैट्रिक में जो जो भी आप पढ़ते हैं वो टच एंड गो होता है कि भाई थोड़ा थोड़ा पढ़ के आप आगे जाते जाते हैं। लेकिन जो इंटरमीडिएट में जो चीज़ें हैं वो इन डिटेल होती हैं, इन डेप्थ होती हैं, तो यहाँ पे सारी चीज़ें डिटेल से डिस्कस होती हैं। तो इसलिए फर्स्ट ईयर में 10 चैप्टर्स होते हैं, लेकिन जब आप ये पढ़ेंगे तो ये सिलेबस जो है से भी आपको फिर फील होगा कि ज़्यादा ही है। लेकिन जस्ट मैंने आपको चैप्टर्स के नाम बताए हैं, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे चैप्टर नंबर 1 जो है वो स्कोप ऑफ फिजिक्स है, फिर चैप्टर नंबर 2 स्केलर्स एंड वेक्टर्स है, फिर 3 मोशन है, फिर इसी तरह मैंने ये 4 चैप्टर नंबर 4 जो है इसका नाम मोशन इन 2 डायमेंशन है। चैप्टर नंबर 5 जो है ये टॉर्क, इक्विलिब्रियम एंड एंगुलर मोमेंटम है, या तो नाम से ही समझ में आ रहा होगा। चैप्टर नंबर 6 जो है आपका ये ग्रेविटेशन है। ठीक है। फिर चैप्टर नंबर 7 भी नाम से समझ में आ रहा है, ये वर्क, पावर एंड एनर्जी है। चैप्टर 8 आपका वेव, मोशन एंड साउंड है। ठीक है। चैप्टर नंबर 9 जो आपका ये नेचर ऑफ लाइट है। और चैप्टर नंबर 10 आपका जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स है। जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स का मतलब है कि इस चैप्टर में ज्यादातर लेंसेज वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंसेज, उनकी प्रॉपर्टीज, उनका बिहेवियर और उनके जो इंस्ट्रूमेंट्स बनते हैं, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप वगैरह, उसके बारे में आप पढ़ेंगे। तो इस स्लाइड में जो कुछ है वो तो आप पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्लाइड होगी वहां से आप नोट करेंगे, लेकिन पहले मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, उसके बाद आप नोट करेंगे। अच्छा जी, अब यहाँ जो आपकी जो स्लाइड है ये, इसमें मैंने ये मेंशन किया है कि आपका जो है, हाँ, आपका जो फर्स्ट ईयर फिजिक्स है उसके पेपर की स्पेसिफिकेशन क्या है। देखिए, पेपर की स्पेसिफिकेशन ये है, और मैं दोबारा कह रहा हूँ कि आप पहले मेरी पूरी बात समझ लें, उसके बाद मैं आपको नोट करने का टाइम दूंगा। पेपर की स्पेसिफिकेशन ये है कि आपका जो फर्स्ट ईयर फिजिक्स है ये टोटल 100 मार्क्स है। इस 100 मार्क्स में आप 85 का थ्योरी का पेपर देंगे और 15 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होगा। ठीक है। अब जो आपका थ्योरी का पेपर होगा 85 मार्क्स का, उसमें 3 सेक्शंस होंगे। सेक्शन ए,
सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन एमसीक्यूज पर बेस करेगा, मतलब एक क्वेश्चन होगा और हर क्वेश्चन के आपको 3 ऑप्शंस दिए जाएंगे ए बी सी, जिसमें राइट ऑप्शन आपको टिक करना होगा। इस सेक्शन में टोटल आपको 17 क्वेश्चंस दिए जाएंगे और नो चॉइस, ऑल क्वेश्चंस विल हैव टू बी आंसर्ड। पूरे 17 क्वेश्चंस का आपको आंसर देना होगा, ठीक है। ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क, हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा और 17 क्वेश्चंस होंगे और हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। सो टोटल मार्क्स ऑफ सेक्शन ए 17 मार्क्स का आपका ये सेक्शन ए होगा। और इसके लिए क्या लिखा हुआ है, 20 मिनट्स विल बी गिवन, आप 20 मिनट दिए जाएंगे। मतलब आपको शुरू में एक शीट दे देंगे, उसमें 17 क्वेश्चंस होंगे, ए बी सी उनके ऑप्शन होंगे, आपको राइट ऑप्शन टिक करना होगा। वो शीट आपके पास शुरू के 20 मिनट में होगी, फिर 20 मिनट के बाद वो शीट आपसे वापस ले ली जाएगी। फिर की 3 घंटे आप पेपर करेंगे और 3 घंटे के बाद जब आप पेपर कंप्लीट कर लेंगे तो वो जो शीट हो वो आपकी कॉपी के साथ अटैच कर दी जाएगी। ये आपका सेक्शन ए होगा। अच्छा, फिर आपका जो सेक्शन बी होगा पेपर का, उसमें 2 चीजें होंगी, शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे और न्यूमेरिकल्स होंगे। अच्छा, इसमें टोटल सेक्शन बी में 15 क्वेश्चंस आएंगे और उन 15 क्वेश्चंस में इस तरह से होगा कि 10 तो न्यूमेरिकल होंगे और 5 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, यानी जिसमें छोटी डेफिनेशंस वगैरह इस तरह की चीजें होंगी। अब इन 15 क्वेश्चंस में से आउट ऑफ दीज 15 क्वेश्चंस, आउट ऑफ दीज 10 क्वेश्चंस विल हैव टू बी आंसर्ड। इन 15 क्वेश्चंस में से आपको 10 का आंसर करना होगा, ठीक है। और ईच क्वेश्चन कैरीज 4 मार्क्स, हर क्वेश्चन जो होगा वो 4 नंबर का होगा और टोटल आपको 10 क्वेश्चंस करने होंगे, तो 10 into 4, इस तरह जो टोटल मार्क्स होंगे सेक्शन ए के वो आपके 40 हो जाएंगे। और एक बात ये ध्यान में रखिएगा कि ये 10 क्वेश्चंस करने के लिए आपके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है कि आपको कहाँ से करने। आपको 15 में से 10 क्वेश्चन करने, आप किसी भी तरह कर लें। मसलन आपको अगर 10 न्यूमेरिकल्स करने हैं और आप शॉर्ट क्वेश्चन बिल्कुल नहीं करना चाह रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप 10 न्यूमेरिकल कर लें, आपके 10 हो जाएंगे। अगर आप ये चाह रहे हैं कि 5 शॉर्ट क्वेश्चन कर लें और इधर से 5 न्यूमेरिकल कर लें तो वो भी 5 और 5 मिला के आपके 10 हो जाएंगे, आप ऐसे कर लें। अगर आप चाह रहे हैं कि आप 7 या 8 न्यूमेरिकल कर लें और 2-3 शॉर्ट क्वेश्चन कर लें तो भी हो जाएगा। तो आपको 15 क्वेश्चंस में से किसी भी तरह से 10 क्वेश्चंस करने हैं, उसमें आपके ऊपर पाबंदी कोई नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पेपर का जो सेक्शन सी होगा, इसमें डिटेल्ड क्वेश्चंस होंगे। अब डिटेल्ड क्वेश्चंस किस तरह के होंगे, जिसमें डेरिवेशंस हो जाएंगी, लॉज हो जाएंगे, थ्योरीज हो जाएंगी, इस तरह की चीजें आ जाएंगी। और ये जो आपका सेक्शन होगा सी, इसमें टोटल 3 क्वेश्चंस होंगे और आउट ऑफ दीज 2 क्वेश्चंस विल हैव टू बी आंसर्ड। 3 क्वेश्चंस आएंगे जिनमें से आपको 2 का आंसर करना होगा। अच्छा, ईच क्वेश्चन कैरीज 14 मार्क्स, हर क्वेश्चन जो होगा वो 14 मार्क्स का होगा एंड विल कीप 2 पार्ट्स ईच ऑफ 7 मार्क्स। मतलब ये कि हर क्वेश्चन 14 मार्क्स का होगा और हर क्वेश्चन के 2 पार्ट्स होंगे ए और बी, और दोनों पार्ट्स होंगे वो 7-7 नंबर के होंगे, ठीक है। तो इस तरह जो टोटल मार्क्स होंगे सेक्शन सी के वो 28 होंगे, कि मतलब आपको 2 क्वेश्चंस करने हैं और एक क्वेश्चन जो है 14 मार्क्स का है, तो 14 into 2 28 मार्क्स का सेक्शन सी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर चॉइस आपके पास एक क्वेश्चन की है कि 3 क्वेश्चंस में से आपको 2 करने हैं, और यहाँ पर बी सेक्शन में चॉइस आपके पास 5 क्वेश्चंस की है कि 15 आएंगे और उनमें से आपको 10 करने हैं। और सेक्शन ए में आपके पास कोई चॉइस नहीं है, 17 क्वेश्चन होंगे तो आपको सबका आंसर करना है। तो इस तरह जो सेक्शन ए है आपका ये 17 मार्क्स का होगा और सेक्शन बी में आपको 40 मार्क्स करना होगा, तो 40 और 17 ये 57 हो गए, और ये आपका 28 मार्क्स का होगा। तो 57 और 28 इस तरह ये बन गए आपके 85। अब आप मुझे बताएं कि यहाँ तक आपको मेरी बात समझ आ गई है। आप मुझे ओके करें अगर आपको मेरी बात समझ आ गई है, तो फिर मैं आपको इसको नोट करने का टाइम दूंगा, आपको 5 मिनट दूंगा, आप ये पूरा नोट कर लीजिएगा। तो आप मुझे पहले बताएं कि आपको बात समझ आ गई। ठीक है, ठीक है, सबने मुझे क्लियर कर दिया, ठीक है, थैंक यू। एक बच्चा ये है कि सर वॉइस में डिस्टॉर्शन आ रही है, लेकिन बेटा ये आपके नेट में इशू हो सकता है क्योंकि बाकी बच्चों को नहीं आ रही, तो आप जिस रूम में आपके वाईफाई डिवाइस है आप उसके करीब हो जाएं, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको नोट करने का टाइम दे रहा हूं, मैं अपने आप को 5 मिनट के लिए म्यूट कर रहा हूं। इस स्लाइड पे जो कुछ मैंने समझाया है इसको आप नोट कर लें, आराम से सारी चीज नोट करें आप, आपको मैं 5 मिनट दे रहा हूं।
और 5 मिनट के लिए मैं म्यूट कर रहा हूं अपना माइक। मैं 5 मिनट के बाद आपसे पूछूंगा क्या आपने नोट कर लिया है।
अच्छा, 2-3 बच्चों ने मुझे मैसेज किया है कि हमने कर लिया है, तो मैं आपको एक फाइनल मिनट और दे रहा हूँ, 1 मिनट आप और ले लें और जल्दी से इसको कंप्लीट कर लें। ठीक है, ये आपके पास नोट होना चाहिए। ठीक है, मैं आगे चल रहा हूँ। अगर कोई अभी नोट है तो वो मुझे मैसेज में बता दे, वरना मैं आगे जा रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, ज्यादातर बच्चों ने मुझे डन का कह दिया। ठीक है, थैंक यू। अब हम बेटा स्टार्ट करें चैप्टर नंबर 3। हमें 10 चैप्टर पढ़ने, तो हम 1 2 3 4 5 करके नहीं जाएंगे। कोई चैप्टर शुरू में है, बाद में भी पढ़ लेंगे उसको, कोई आगे वाला पहले भी पढ़ लेंगे। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 से। तो चैप्टर नंबर 3 आप देख रहे हैं कि इस चैप्टर का नाम है मोशन। ठीक है, ये आपका फर्स्ट ईयर फिजिक्स का सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जहां से मैं स्टार्ट ले रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से हम अपनी बात स्टार्ट करते हैं। इसमें हम जो पहला टॉपिक पढ़ेंगे वो है मोमेंटम। मोमेंटम ये एक शॉर्ट टॉपिक है। जब मैं आपको पढ़ाता जाऊंगा तो मैं आपको बताता जाऊंगा कि कौन से टॉपिक्स एग्जाम में शॉर्ट में आते हैं, कौन से लॉन्ग में आते हैं। तो ये टॉपिक शॉर्ट है, ये 4 नंबर में एग्जाम में पूछा जाता है, और आपने मैट्रिक में भी पढ़ा हुआ होगा आई होप। अब सबसे पहले मोमेंटम की डेफिनेशन। तो मोमेंटम की डेफिनेशन क्या है? द क्वांटिटी ऑफ मोशन ऑफ अ मूविंग बॉडी इज कॉल्ड मोमेंटम एंड डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। इट इज वेक्टर क्वांटिटी एंड टुवर्ड्स वेलोसिटी। देखो, सबसे पहली बात ये ध्यान में रखनी है कि मोमेंटम जो है ये मूविंग बॉडीज की प्रॉपर्टी है। जो बॉडीज रेस्ट में होती हैं या स्टैटिक होती हैं उनमें मोमेंटम नहीं होता। मोमेंटम जो है वो मूविंग बॉडीज में होता है। और कैसे निकालते हैं किसी भी बॉडी का मोमेंटम निकालने के हम उसके, तो m इंटू वी करके हम उसका मोमेंटम निकाल लेते हैं। और मोमेंटम को हम किसी भी बॉडी की क्वांटिटी ऑफ मोशन भी कहते हैं। क्या मतलब? में मोमेंटम ज्यादा है, इसका मतलब है उसमें मोशन की क्वांटिटी ज्यादा है, और जिस बॉडी में मोमेंटम कम है उसमें मोशन की क्वांटिटी कम है। अच्छा, ये बात ध्यान रखना कि क्वांटिटी ऑफ मोशन का कैसे पता चलता है। क्वांटिटी ऑफ मोशन का इस तरह पता चलता है कि कोई भी मूविंग बॉडी अगर जाकर किसी चीज को हिट कर दे, किसी चीज से टकरा जाए, तो वो टकराने के बाद जितना इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती है, जितना उस चीज पे असर डाल सकती है, उस क्वांटिटी ऑफ मोशन का पता चलता है। तो अब होता यह है कि जिन चीजों में मोमेंटम ज्यादा होता है वो टकराने पर ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं, और जिनमें कम होता है वो कम करती हैं। मिसाल के तौर पर अगर कहीं पे कोई साइकिल जा रही है या कोई कार जा रही है, साइकिल चीज से जाके टकरा जाए तो वो इतना असर नहीं डाल सकती क्योंकि उसमें मोमेंटम कम है। लेकिन कार जाके टकराएगी तो वो ज्यादा असर डालेगी क्योंकि उसके अंदर मोमेंटम ज्यादा है। ठीक है, तो जिन चीजों में मोमेंटम कम होता है वो किसी चीज से टकराने पर इतना ज्यादा असर नहीं डालती, और जिन चीजों में मोमेंटम ज्यादा होता है वो टकराने पे ज्यादा असर डालती है। लिहाजा जिन चीजों में मोमेंटम ज्यादा होता है उनमें क्वांटिटी ऑफ मोशन ज्यादा होती है, और जिन चीजों में मोमेंटम कम होता है उनमें क्वांटिटी ऑफ मोशन कम होती है। लिहाजा मोमेंटम बॉडी की क्वांटिटी ऑफ मोशन कहते हैं, और क्वांटिटी है एंड डायरेक्टेड टुवर्ड्स वेलोसिटी। डायरेक्शन इसकी वेलोसिटी की तरफ होती है। जहां पर बॉडी जिस डायरेक्शन में कोई बॉडी जा रही है उसी डायरेक्शन में इसका मोमेंटम होता है। जब हम इस काइनेटिक निकालते हैं, मोमेंटम जो है वो वेलोसिटी है, तो मेंशन हम इसको करते हैं, तो इस तरह ये P इज इक्वल टू एम इंटू वी हो जाता है। ठीक है, और फिर मैं आपको इसके बाद बताऊंगा कि इसकी मेजरमेंट क्या होती है। मेजरमेंट का मतलब है कि मोमेंटम को हम किस यूनिट में मेजर करते हैं। तो आपको पता है कि फिजिक्स में हम ज्यादातर चीजों की जो यूनिट्स है वो SI सिस्टम इंटरनेशनल में होते हैं ज्यादातर ना। तो अगर आप फॉर्मूला यूज करेंगे इक्वल टू एम इंटू वी। अब आप देखेंगे मास की यूनिट होती है, मास यूनिट होती है किलोग्राम, और वेलोसिटी की होती है मीटर पर सेकंड। तो जो बेसिक यूनिट आ गई मोमेंटम की वो हो गई किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड। यहाँ पर हम भी इसको भी कह सकते हैं कि भाई ये मोमेंटम की एम की या SI सिस्टम इंटरनेशनल की यूनिट है। लेकिन क्या
इस यूनिट को थोड़ा और आगे बढ़ा के इसको एक और शेप भी हम देते हैं। अब वो आगे कैसे बढ़ाते हैं, देखो उसमें हम ये करते हैं कि मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय सेकंड ऑन आरएचएस। इस इक्वेशन की राइट हैंड साइड पर हम सेकंड से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। आप देखें किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड है, तो ये मैंने सेकंड से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। अगर एक ही चीज से इक्वेशन की किसी एक साइड पर मल्टीप्लाई भी किया जाए और डिवाइड भी किया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप चाहें तो इसको इससे कैंसिल कर दें। लेकिन अब इसको करने की वजह यह है कि अब हम ये करेंगे कि देखो जो नीचे वाला सेकंड है इसको इस सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेकंड इंटू सेकंड सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, और ये ऊपर वाला सेकंड अपनी जगह पर है, तो किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर और इंटू सेकंड आ गया। इसे हमने कर दिया इक्वेशन नंबर 1। अब इसके बाद हम जानते हैं कि भाई अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ F इज इक्वल टू एम ए होता है। तो हमें ये भी पता है कि जो फोर्स है उसकी यूनिट न्यूटन होती है और मास की यूनिट किलोग्राम होती है और एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। इसका मतलब है कि ये जो यूनिट है न्यूटन, ये किसके इक्वल होती है, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर के। विच मीन्स कि अगर कहीं पर किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर आए तो उसकी जगह पे न्यूटन लिया जा सकता है। तो आप ये देखें कि यहाँ पर किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रहा है, तो हम मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये न्यूटन रख देंगे। क्या हमने पुट किया है, ये जो किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया इसकी जगह हमने न्यूटन रख दिया और मल्टीप्लाइड बाय सेकंड अपनी जगह मोमेंटम की वो न्यूटन इंटू सेकंड। इसको हम मोमेंटम की SI यूनिट कहते हैं। ठीक है, अब आप मुझे जरा चैट पर ये बताएं कि आपको मेरी बात समझ आ गई है, और अगर आ गई है तो फिर मैं आपको 3 से 4 मिनट 5 मिनट दूंगा। इस स्लाइड पे जो कुछ मैंने समझाया वो मुझे नोट करेंगे अपने पास। पहले आप मुझे बताएं कि आपको समझ आ गया है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक दो बच्चों ने कहा कि आवाज सही नहीं आ रही, बेटा आप अपना नेट का कनेक्शन चेंज करें, चेक करें नेट का कनेक्शन। अब मैं आप लोगों को 5 मिनट दे रहा हूं, आप आराम से इसको नोट करें। 5 मिनट के लिए मैं अपने आप को म्यूट कर रहा हूं, 5 मिनट तक मेरा माइक बंद रहेगा। आप आराम से अपनी कॉपी में ये सारी चीज नोट करें।
हाँ बेटा, अब आप लोग जरा मुझे बताएं कि आप लोगों ने नोट कर लिया है, जरा मुझे चैट पे बता दें। ठीक है, ठीक है, ओके। अच्छा, किसी बच्चे ने, मोहम्मद अरहम ने कहा है कि सर आई एम फ्रॉम फेडरल बोर्ड एंड आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट दिस बुक एंड सर आई डोंट नो what question to remind because I have checked there are very few question at the back of chapter measurement देखो बेटा, इसमें ऐसा है अरहम, आप अगर फेडरल बोर्ड से आए तो आपको परेशानी की कोई बात नहीं है। अब आपने हमारे साथ पढ़ते चले जाना है। अब आप देखें कि मैंने अभी जो है ना आज चैप्टर 3 स्टार्ट अभी किया है आपके सामने, और पहला टॉपिक अभी मोमेंटम का पढ़ा है। तो अगर आपको ये समझ में आ गया तो आपको कुछ भी नहीं करना, आपने फिलहाल बुक बिल्कुल नहीं देखें, आपको जो हम पढ़ा रहे हैं वो देखें, फिर आहिस्ता आहिस्ता बुक आपको खुद समझ में आने लगेगी। तो अभी मैंने आज क्लास स्टार्ट की है तो मैंने पेपर का पूरा पैटर्न बताया है और अभी चैप्टर 3 स्टार्ट किया है। तो आप मुझे बताएं, ये मैं अरहम से पूछ रहा हूँ, मोहम्मद अरहम, आप मुझे बता दें कि आपको ये बात समझ आ रही है। और मोहम्मद अफ़ान ने मुझे कहा है कि मेजरमेंट दोबारा समझा दें, दोबारा भी बता दूंगा, लेकिन पहले अरहम मुझे बता दें कि आपको मेरी बात समझ आ रही है। जी अरहम, ये मैं अरहम से पूछ रहा हूँ। जी अरहम, आप मुझे बता दें कि आपको मेरी बात समझ आ गई है। ठीक है, ओके, ठीक है। और कोई एक बच्चा अफान मुझे कह रहा है कि मेजरमेंट दोबारा बता दें। अफान मुझे बताएं, आपको दोबारा पूछना है। अब अरहम कह रहा है बट मेजरमेंट से दोबारा समझा दें। ठीक है, मैं दोबारा बता देता हूँ, सब लोग दोबारा सुन लें, दोबारा सुन लें। देखो, इस तरह से है कि मेजरमेंट का मतलब है कि भाई हम, मेजरमेंट का मतलब ये है कि हम इसको मोमेंटम को मेजर करेंगे, किस यूनिट में करेंगे। मतलब सिस्टम इंटरनेशनल में एसआई में इसकी यूनिट क्या होती है, ये मेजरमेंट का मतलब है। तो फॉर्मूले से हम चलेंगे। देखो, फॉर्मूला m इंटू वी है, तो अगर मोमेंटम को हम p से मेंशन करते हैं और ये m इंटू वी के इक्वल, m मास है और v वेलोसिटी है, तो हम क्या करें यहाँ पे, देखो मास की यूनिट किलोग्राम और वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में होती है सिस्टम इंटरनेशनल में। आपको क्लियर है ये बात। तो बेसिक यूनिट तो मोमेंटम की किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड हो गई। अब इस यूनिट को हमने एक शेप दिया है। वो शेप हमने क्या दिया है कि ये जो इस इक्वेशन की राइट साइड है, ये वाली जो साइड है, यहां पर हमने क्या किया है, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय सेकंड ऑन आरएचएस, यानी राइट हैंड साइड पर हमने देखो सेकंड से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है। ये सेकंड से हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है। ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा, जस्ट अ मोमेंट। राइट हैंड साइड पर हमने सेकंड से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है। तो उसके बाद हमने ये किया कि देखो नीचे वाला जो सेकंड है, अच्छा, और मल्टीप्लाई और डिवाइड करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप चाहें तो इस सेकंड को इस सेकंड से कैंसिल कर दें, ठीक है, वो वही आ जाएगा। अब हमने ये किया कि जो नीचे वाला सेकंड है इसको इस सेकंड से मल्टीप्लाई किया तो ये सेकंड स्क्वायर हो गया। बाकी चीज अपनी जगह पर है, किलोग्राम अपनी जगह है, इनटू मीटर अपनी जगह है, और ये सेकंड सेकंड से मल्टीप्लाई हुआ तो सेकंड स्क्वायर आ गया, और मल्टीप्लाइड बाय जो सेकंड है वो अपनी जगह पर है। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 कर दिया। इसके बाद हमने आपको बताया कि भाई वी नो दैट अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ F इज इक्वल टू एम ए होता है। तो हम सबको पता है कि F फोर्स है। अगर हम यहाँ यूनिट रखें, F इज इक्वल टू एम ए में यूनिट्स रखें, तो फोर्स की यूनिट न्यूटन और मास की किलोग्राम और एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, ये हम जानते हैं। इसका मतलब है कि अगर F इक्वल है एम ए के, तो यूनिट्स के लिहाज से न्यूटन इक्वल हो गया किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर के। मतलब अगर कहीं पर किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा तो उसकी जगह पे हम न्यूटन रख सकते हैं। तो हमने क्या किया, हमने इसको पुट कर दिया, देखो पुट इन इक्वेशन 1, यानी जहां पर ये किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रहा था, इसकी जगह पे हमने न्यूटन रख दिया, और मल्टीप्लाइड बाय सेकंड अपनी जगह मौजूद है। तो इस तरह यूनिट बन गई न्यूटन इंटू सेकंड। दिस इज कॉल्ड एसआई, यूनिट ऑफ मोमेंटम। अब आप मुझे बता दें, मैंने दोबारा बता दिया है, मुझे बता दें, आप लोग बात समझ आ गई आप लोगों को?
बताइए जरा मुझे। अच्छा, ये अम्मार कह रहा है कि सर अभी आपने कहा कि कैंसिल कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो सर स्क्वायर कैसे का? नहीं, मैं तो आपको बता रहा हूँ, मैं तो आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि भाई अगर आप किसी चीज से, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप किसी चीज से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी अगर आप इस सेकंड को सेकंड से कैंसिल कर दें तो ये दोनों खत्म हो जाएंगे, ऊपर वाली चीज वापस आ जाएगी। मैं तो सिर्फ ये बता रहा हूँ कि अगर आप इक्वेशन की किसी एक साइड पर किसी चीज से मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं तो इक्वेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हम कैंसिल नहीं करते, क्योंकि हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया वो किसी वजह से किया है, तो इसलिए हमने इसको कैंसिल नहीं किया। हमने नीचे वाले सेकंड को सेकंड से मल्टीप्लाई किया तो सेकंड स्क्वायर हो गया, और ऊपर वाले को हमने वैसे ही रहने दिया। तो मतलब हमें कैंसिल करना नहीं है। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा था कि अगर आप किसी सेम चीज से मल्टीप्लाई भी करें और डिवाइड भी करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर आप कैंसिल कर देंगे तो ये खत्म हो जाएगा, ऊपर वाली चीज वापस आ जाएगी। अब आप बताएं, आपको मेरी बात समझ आ गई? ठीक है जी, ओके, क्लियर हो गया सबको? ठीक है, और सबने नोट भी कर, थैंक यू। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है ये भी शॉर्ट में आता है और इसका भी मोमेंटम से ताल्लुक बन रहा है। और हमारा ये जो नेक्स्ट टॉपिक है ये है कि भाई रिलेशन ऑफ मोमेंटम विद फोर्स, कि मोमेंटम का फोर्स के साथ क्या रिलेशन। ठीक है, मोमेंटम का फोर्स के साथ एक रिलेशन होता है। रिलेशन समझाने के हम क्या करेंगे, पहले हम यहाँ पर एक स्टेटमेंट देंगे। अब वो स्टेटमेंट देखिए आपके सामने है। वो स्टेटमेंट क्या है? वो स्टेटमेंट ये है कि every external force applying on a body is equal to its rate of change in momentum। ठीक है, यहां हमने एक स्टेटमेंट दिया है और इस स्टेटमेंट में हमने मोमेंटम का फोर्स के साथ रिलेशन बताया है। तो मोमेंटम का फोर्स के साथ क्या रिलेशन है? एवरी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू इट्स रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। मतलब यह है कि जब भी कोई एक्सटर्नल फोर्स किसी बॉडी पर अप्लाई होती है तो वो एक्सटर्नल फोर्स किसके इक्वल होती है? उस बॉडी के रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम के। अब यहां देखो एक वर्ड आ रहा है रेट। ये तुम लोगों ने मैट्रिक में भी सुना होगा। देखो, रेट का मतलब ये है कि अगर आपको किसी चीज का रेट निकालना हो तो आप उस चीज को टाइम से डिवाइड कर देते हैं, तो टाइम से डिवाइड करने पर आपको रेट मालूम हो जाता है। ठीक है, तो अब मिसाल के तौर पे अगर आपको किसी बॉडी का रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम निकालना है तो आप पहले ये देखेंगे कि उस बॉडी में मोमेंटम कितना चेंज हो रहा है। जितना भी उस बॉडी का चेंज इन मोमेंटम होगा, फिर आप ये देखेंगे कि वो मोमेंटम जो चेंज हो रहा है वो कितने टाइम में हो रहा है। तो आप जितना भी मोमेंटम चेंज होगा उसको टाइम से डिवाइड कर देंगे। मिसाल के तौर पे किसी बॉडी का मोमेंटम चेंज हुआ 5 सेकंड में, तो जितना भी मोमेंटम चेंज होगा आप उसको 5 सेकंड से डिवाइड कर देंगे, तो वो उसका रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम कहलाएगा। और होता ये है कि जब आप किसी भी चीज को टाइम से डिवाइड करते हैं, उसका रेट निकालते हैं, तो आपको असल में पता ये चलता है कि वो चीज 1 सेकंड में कितनी आ रही है। यानी रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम से ये पता चलता है कि किसी बॉडी का अगर मोमेंटम चेंज हो रहा है तो 1 सेकंड में कितना चेंज हो रहा है, ये रेट से पता चलता है। तो होता यह है कि जब आप चेंज इन मोमेंटम को टाइम से डिवाइड करते हैं, जैसे मोमेंटम चेंज हुआ 5 सेकंड में और आपने 5 सेकंड से डिवाइड कर दिया, तो पता चलेगा कि भाई 1 सेकंड में मोमेंटम कितना चेंज हुआ। ठीक है, तो वो उसका रेट हो जाएगा। ठीक है, तो क्लियर हो गया। मैं दोबारा ये बात बता दूं कि किसी भी चीज का रेट निकालने के लिए उस चीज को टाइम से डिवाइड करते हैं। अगर आपको किसी बॉडी का रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम निकालना है तो आप ये देखिए कि उस बॉडी का मोमेंटम कितना चेंज हो रहा है। जितना बॉडी का मोमेंटम चेंज होगा वो जितने टाइम में चेंज होगा आप उसको उस टाइम से डिवाइड कर देंगे, तो उससे उसका रेट निकल आएगा। और यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि एवरी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइंग ऑन अ बॉडी, किसी भी बॉडी पर कोई फोर्स अप्लाई होगी वो किसके इक्वल होगी? वो उस बॉडी के रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम के इक्वल होगी। ये रिलेशन होता है मोमेंटम का फोर्स के साथ। अब हमने यहाँ पर जो स्टेटमेंट दिया है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको वेरीफाई करेंगे भाई ये जो हमने स्टेटमेंट दिया है ये ठीक भी है या नहीं है। तो वेरीफाई करने के लिए देखिए यहाँ पर मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, आपके सामने मैंने एक एग्जांपल दी है
और इस एग्जाम्पल में हम ये कह रहे हैं कि सपोज अ बॉडी ऑफ मास m इज मूविंग विद वेलोसिटी vi। फर्ज कर ले कोई भी बॉडी है, उसका मास m है और वो मूव कर रही है और उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है, सर एक सेकंड आप मुझे दीजिएगा, जस्ट अ मिनट, एक सेकंड देंगे आप, एक सेकंड लूंगा। ठीक है बेटा, सॉरी। तो कह रहा है कि सपोज अ बॉडी ऑफ मास m इज मूविंग विद वेलोसिटी vi। फर्स्ट कर लेंगे कोई भी बॉडी है, उसका मास m है और वो vi वेलोसिटी से मूव कर रही है, ठीक है। अब आगे हम क्या कहते हैं, एन एक्सटर्नल फोर्स F इज अप्लाइड ऑन इट ड्यूरिंग अ टाइम t। अब सपोज कर लें कि उस पर कोई फोर्स अप्लाई होती है और वो फोर्स जितने टाइम तक उस पर अप्लाई होती है वो टाइम है t। मिसाल के तौर पे फोर्स हो सकता है सेकंड तक अप्लाई होती रही हो उस पर, या 3 सेकंड तक अप्लाई होती रही हो, तो वो उसका टाइम हो जाएगा। एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इंक्रीजेस टू vf। अब हुआ क्या कि उसके अप्लाई होने की वजह से उस बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज हो गई। अब होता क्या है कि जब भी कोई बॉडी मूव कर रही हो और उस पर फोर्स अप्लाई हो तो दो बातें हो सकती हैं। या तो ये हो सकता है कि जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है फोर्स उसी डायरेक्शन में लगे, तो फिर बॉडी की वेलोसिटी तेज हो जाएगी। और ये भी हो सकता है कि बॉडी जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है फोर्स उसके अगेंस्ट लग जाए, ऑपोजिट डायरेक्शन में लग जाए, तो फिर बॉडी की वेलोसिटी कम भी हो सकती है। तो यहाँ पर बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज हुई है, इसका मतलब है कि जिस डायरेक्शन में बॉडी जा रही थी फोर्स ने उसको उसी डायरेक्शन में पुश कर दिया, उसी डायरेक्शन में फोर्स ने उसको धक्का दे दिया, तो उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, हमारा जो स्टेटमेंट है वो क्या कह रहा है, स्टेटमेंट हमारा कह रहा है, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, जो हम ऊपर स्टेटमेंट बता के आए, वो स्टेटमेंट ये कह रहा है कि जो फोर्स बॉडी पर अप्लाई हुई है वो किसके इक्वल होगी, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। जो भी बॉडी है जिस पर फोर्स अप्लाई हुई है वो फोर्स इक्वल होगी बॉडी के रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम बॉडी के चेंज इन मोमेंटम को टाइम से डिवाइड करेंगे। तो फोर्स की जगह तो देखें एफ आ गया, और रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम की जगह क्या आया, चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। अब हम चेंज इन मोमेंटम कैसे निकालेंगे, चेंज इन मोमेंटम निकालने के लिए हम बॉडी के फाइनल मोमेंटम में से इनिशियल मोमेंटम को माइनस करेंगे और डिवाइडेड बाय टाइम अपनी जगह है, उससे चेंज इन मोमेंटम आ जाएगा। अब फाइनल मोमेंटम क्या होगा, फाइनल मोमेंटम और इनिशियल मोमेंटम ये होगा कि जब बॉडी मूव कर रही थी तो फोर्स के अप्लाई होने से पहले का जो मोमेंटम होगा वो इनिशियल होगा, और फोर्स के अप्लाई होने के बाद का जो मोमेंटम होगा वो फाइनल होगा। तो आप देखेंगे बॉडी का मास क्या है, बॉडी का मास है m, और फोर्स अप्लाई होने से पहले उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, vi। तो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, ये m इस vi से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो m इंटू vi जो होगा वो इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा। क्योंकि मोमेंटम के लिए अभी हम क्या पढ़ के आए कि हम मल्टीप्लाई किस किस को करते हैं, मास और वेलोसिटी को, ठीक है। और जब फोर्स अप्लाई हो गई तो मास पे तो कोई चेंज नहीं आया, लेकिन वेलोसिटी इंक्रीज हो गई, vf हो गई। तो फाइनल मोमेंटम क्या होगा, ये m जो होगा ये vf से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब आप देखें कि यहाँ पर हमने क्या यहाँ पर किया, देखें फाइनल मोमेंटम की जगह m इंटू वी एफ आ गया, यानी मास को हमने फाइनल वेलोसिटी से मल्टीप्लाई किया तो फाइनल मोमेंटम आ गया, ये माइनस आया, और इनिशियल मोमेंटम की जगह क्या आया, m इंटू वी आ गया, यानी मास जो है वो इनिशियल वेलोसिटी से मल्टीप्लाई हो गया, और डिवाइडेड बाय जो टाइम है वो अपनी जगह आ गया, ठीक है। इसके बाद आप देखिए फिर हमने क्या किया, फिर हमने ये किया कि ऊपर देखें एम वी एफ और एम वी आई दोनों के अंदर m कॉमन आ रहा है, तो देखें m को कॉमन कर लिया, तो ये वी एफ माइनस वी आई और डिवाइडेड बाय टी आ गया, और f इज इक्वल टू एम ए होता है, तो लेफ्ट साइड पर हमने f की जगह एम ए रख दिया, ठीक है। आगे चले तो हम सबको ये पता है कि वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी जो है वो एक्सेलरेशन इक्वल होता है, ठीक है, क्योंकि माइनस वी आई का मतलब है चेंज इन वेलोसिटी, और चेंज इन वेलोसिटी को टाइम से डिवाइड करते हैं तो वो इक्वल टू ए होता है। तो हम यहाँ पर इसको पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन ए,
तो लेफ्ट साइड पर देखें एम ए है, लेफ्ट साइड पर एम ए है, राइट पर ये एम आया, और ये जो पूरी चीज है वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी, इसकी जगह जब हम ए रखेंगे तो यहाँ भी ए आ जाएगा। इस तरह लेफ्ट और राइट साइड इक्वल आ जाएगी। तो जब दोनों साइड्स इक्वल आ जाएंगी तो हमने क्या कहा, देयरफॉर स्टेटमेंट इज वैलिड। इसका मतलब है कि जो हम स्टेटमेंट लिखे आए हैं वो करेक्ट है, क्योंकि इक्वेशन की दोनों साइड जो है वो कैसी आ गई, इक्वल आ गई। तो अब आप लोग जरा मुझे बताएं कि आपको मेरी बात समझ आ गई है, मैंने समझाया है, सब जरा बताएं मुझे। ठीक है, ठीक है। किसी ने कहा एनी एग्जाम्पल फॉर वेरिफिकेशन, तो बेटा एग्जाम्पल तो कोई भी हो सकती है। मिसाल के तौर पे कोई बंदा भागता हुआ जा रहा है, उसको पीछे से धक्का दे दें आप तो उसकी स्पीड तेज हो जाएगी। कोई साइकिल पे जा रहा है, आप साइकिल को पीछे से धक्का दे, साइकिल फास्ट हो जाएगी। ठीक है। अब ज्यादातर बच्चों ने मुझे कहा है कि उन्हें समझ आ, तो बेटा क्लास में अब देखो, अब 7:52 हो रहे हैं, 8 मिनट हमारी क्लास में बाकी रह गए। जो जूम है वो टाइम हो जाता है, तो इसलिए अब मैं आपको 5 मिनट दे रहा हूँ और अपना माइक म्यूट कर रहा हूँ। आप इस स्लाइड पर जो कुछ है उसको नोट करें, शाबाश, जल्दी से शुरू हो जाए नोट। हाँ बेटा, कहाँ तक पहुंचे आप लोग, नोट कर रहे हैं?
मुझे बेटा जरा आप लोग बताएंगे, क्योंकि हमारी क्लास खत्म होने में जो है वो 4 मिनट रह गए। हमारे पास 4 मिनट रह गए, इन 4 मिनट में आपने इसको कंप्लीट करना है। ठीक है, शाबाश, जरा मुझे बताएं। ठीक है। कुछ बच्चे मुझे 1 मिनट 2 मिनट कह रहे हैं, कर लें। हमारे पास टोटल 4 मिनट है बेटा। आपको अगर 2 मिनट चाहिए बिल्कुल ले लें, आराम से, कोई मसला नहीं। क्योंकि हम जूम एप्लीकेशन पर क्लास कर रहे हैं, ये 1 मिनट भी आगे नहीं जाएगा। ठीक है ना, ये 8 बजने में 1 मिनट पर जो है बंद कर देगा। हाँ बेटा, अब आप लोग मुझे बताएं कि आप लोगों ने कर लिया, क्योंकि सिर्फ 2 मिनट रह गए। ठीक है, ज्यादातर लोग कह रहे हैं कर लिया। वैसे आपको बाद में ये सारे लेक्चर्स वीडियो की फॉर्म में दे दिए जाएंगे, वीडियो लेक्चर दोबारा आपको दे दिया जाएगा। तो अगर कोई बात रह गई होगी तो भी बाद में कर सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है सबने कर लिया है। ठीक है बेटा, तो आप लोग जरा मुझे जल्दी से बता दें कि आज की क्लास में हमने जो कुछ डिस्कस किया है आपको समझ आ गया है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? क्लियर है आप लोग? ठीक है, शाबाश, जरा मुझे ओके कर दें। क्लियर है आप लोग? ठीक है। ठीक है बेटा, थैंक यू। ठीक है, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।